ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स समझ गया होगा। अब हम बात करेंगे स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों सबसे पहले आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री समझ में आनी चाहिए। तो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री देखो कैसे होती है बच्चों। सी टू यू कैन से नो परपेंडिकुलर, उनके बीच में कोई परपेंडिकुलर नहीं होता है। सी हियर इन दिस वे यू कैन इमेजिन, एक ऊपर और बाकी के तीन इन अलग अलग इन डिफरेंट डायरेक्शन, नॉट इन एक्सिस। बच्चों ये एक्सिस में नहीं, अगर आप एक को एक्सिस में बनाओगे भी तो बाकी तीनों एक्सिस में नहीं आते, बट रियलिटी में कोई भी एक्सिस में नहीं होता, मतलब एक भी एंगल एक्सिस में प्रेजेंट नहीं होता। तो इन दैट वे दैट विल वर्क, इस तरीके से काम करता है। सो यू नो द स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इसमें कोई एक्सिस पर एंगल नहीं होता बच्चों। तो अगर हम इसमें एक्सिस बनाने भी जाएंगे, सो दिस ligands will not attack on axial bond। तो जो भी d ऑर्बिटल, सी हमारा सेंट्रल मेटल है, उसमें कौन से ऑर्बिटल पे अटैक करने वाले हैं, d ऑर्बिटल पे अटैक करने वाले हैं। एंड d ऑर्बिटल में हमारे पास दो टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, इन विच dxy dyz और dxz, ये क्या होती है हमारी नॉन एक्शियल बच्चों। दिस आर नॉन एक्शियल, ये हमारी नॉन एक्शियल ऑर्बिटल्स है। और ये dx² y² - dz², ये हमारी एक्शियल ऑर्बिटल्स है, ये हम देख चुके हैं। बट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर बात करें अगर हम, तो जो लिगैंड्स है वो एक्चुअली अटैक कर ही नहीं रहे बच्चों, एक्चुअली अटैक नहीं कर रहे तो वो इन पर इफेक्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली अटैक ऑक्टाहेड्रल में एक्चुअली अटैक कर रहे थे, रिपल्शन बहुत ज़्यादा था, किसी एक्चुअली अटैक करेंगे तो देयर इज रिपल्शन इज वेरी हाई। तो यहाँ पर एक्चुअली अटैक नहीं करे, नॉन एक्चुअली अटैक करे, तो नॉन एक्चुअली अटैक करेंगे तो नॉन एक्चुअल ऑर्बिटल पर अटैक जाएगा। सो हियर जो रिपल्शन क्रिएट होने वाला है बच्चों, वो रिपल्शन क्रिएट होगा इन ऑर्बिटल पे dxy dyz एंड dxz। बच्चों ऑक्टाहेड्रल में हमने इन्हीं ऑर्बिटल्स को T2G बोला था, बट याद रखना टेट्राहेड्रल में हम इसे T2G नहीं बोलेंगे, T2 बोलेंगे। T2 नाम ही हो गए तो T2। एंड दिस जो रिमेनिंग ऑर्बिटल्स है या एक्शियल ऑर्बिटल्स है, इनके ऊपर रिपल्शन नहीं आएगा, तो इनकी एनर्जी लो हो जाएगी एंड इट विल बी इन ई। सी अटैक किस पे हो रहा है, नॉन एक्शियल पर, तो एनर्जी इनकी इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज T2। बात समझ में आ रही। सेम सिचुएशन जैसा ऑक्टाहेड्रल में हमने समझा, वैसा का वैसा सिचुएशन है, बस यहाँ पर नॉन एक्शियल में अटैक हो रहा है। बात समझ में आना, समझ रही है नहीं समझ रही, ओके चल। अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जो हमने एनर्जी डायग्राम की तरह जो हमने समझा था ऑक्टाहेड्रल में, सेम टू सेम वैसा ही। दिस इज एनर्जी डायग्राम की लोअर टू हायर एनर्जी। यहाँ पर पहले मेटल नॉर्मल स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट पे था, एनर्जी कम थी। फिर क्या हुआ, लिगैंड इसके पास में, इट गेट्स एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इट डन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई बच्चों, यहाँ पर दिस इज T2। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होगी बच्चों, यहाँ पर कि जो नॉन एक्शियल ऑर्बिटल्स है dxy dyz, दिस वन इज dxy dyz एंड dxz, तो ये इनके पास थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चले गई। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना है कि दिस इज नॉन एक्शियल अटैक। तो नॉन एक्शियल अटैक की वजह से एकदम ज़्यादा एनर्जी हाई नहीं होती। सो देर इज जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ी ही एनर्जी इंक्रीज होगी। तो दिस ऑर्बिटल मीन्स नॉन एक्शियल ऑर्बिटल्स विल गो टू हायर एनर्जी, दैट इज T2 बोलेंगे हमें। और जो एक्शियल ऑर्बिटल्स है वो लोअर एनर्जी में चले जाएंगे, उन्हें हम E कहेंगे। इसी का उल्टा हुआ था ऑक्टाहेड्रल में, EG ऊपर चला गया था, T2G नीचे आ गया था। बात ध्यान में रखना है। एंड सेम बाकी एनर्जी वगैरह तो हम सेम ही लेंगे। कैसे बच्चों, तो सी हियर वन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा। और याद रखना है बच्चों कि जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल ऊपर चले गए, तो किन से ज़्यादा हो गई, 2 से ज़्यादा, इसलिए 2/5। अब देखो बच्चों, हमने वहाँ पर जो सेंट्रल एनर्जी जिसको बैरी सेंटर बोला था, डू यू रिमेंबर, मैंने इसको बैरी सेंटर बोला था। सो बैरी सेंटर को मैंने डेल्टा O बोला था। यहाँ पर हम उसे डेल्टा T बोलेंगे, याद रखना बच्चों, इसे हम डेल्टा T बोलते हैं। सो डेल्टा T या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये जो एनर्जी रहेगी इसके ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव 2/5, 2 से ज़्यादा है इसलिए 2/5 डेल्टा T प्लस 0.4 डेल्टा T। समझ में आ गया। देन लोअर जा रहा था इसलिए माइनस 3/5, अब 3 से लोअर हो गया इसलिए 3/5, दैट इज 0.6 डेल्टा T। सेम टू सेम ऑक्टाहेड्रल की तरह। अगर हम इसे बीच डेल्टा T को 0 एज्यूम करेंगे तो टोटल जो एनर्जी है वो 0 आएगी, याद रखना। अगर डेल्टा T को 0 एज्यूम करते हैं तो ये 0, दिस वन टोटल एनर्जी विल बी 0। टोटल एनर्जी हमारे पास 0 मिल जाएगी। इन टर्म्स ऑफ हम ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो क्योंकि सेंटर को अगर हम 0 मानते हैं तो टोटल इनका 0 आना चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये हुआ अबाउट द एनर्जीज एंड ऑल दैट।
अब इंपॉर्टेंटली आप बोलोगे सर यहाँ पे डेल्टा टी लिखा है हमने, तो ये जो डेल्टा टी है इसका डेल्टा ओ के साथ या डेल्टा नॉट के साथ क्या रिलेशन है? तो अप्रॉक्सीमेटली बच्चे इक्वल टू तो नहीं होता, इट इज अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा टी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ। तो अगर आपको डेल्टा ओ दिया हुआ है और डेल्टा टी निकालना है तो 4/9। मोस्टली इस पर क्वेश्चन नहीं आता, ये कहीं मतलब इट इज़ वेरी डिटेल, बट अगर गलती से आ गया तो दैट इज यू शुड नो दिस पॉइंट, ठीक है। अब सेम सिचुएशन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ऊपर होंगे नीचे होंगे उस पर डिपेंड करेगा। ऊपर पॉजिटिव है तो 0.5 मतलब 2/5 भी लिख सकते हो, 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स T2, तो T2 में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, अब नीचे माइनस है तो माइनस 0.6, तो ये माइनस ही होने वाला है, माइनस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ई मीन्स जो dx² माइनस y² एंड dz² ऑर्बिटल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, एंड इन्हीं को हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टी, दैट इज सेंट्रल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेल्टा टी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो भी टोटल पोटेंशियल सॉरी पेयर एनर्जी, दिस इज पी इज क्या है बच्चों यहाँ पर हमने देखा था, दैट इज पी इज पेयरिंग एनर्जी। डू यू रिमेंबर पेयरिंग एनर्जी? तो ये पेयरिंग एनर्जी की बात है। पेयरिंग एनर्जी हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा फिर से क्योंकि पेयरिंग में एनर्जी लगती है। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल में बोला था कि दो कंडीशन बनती है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो पेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, पेयरिंग ज़्यादा होगी। एंड अगर लिगेंड वीक है तो स्प्लिटिंग कम होगी एंड इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल मतलब T2G में ट्रांसफर मतलब EG वहाँ पे EG में ट्रांसफर होगा। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे E पर 1 1। अब देखो ये जो स्प्लिटिंग है इसमें नॉन एक्शियल स्प्लिटिंग हो रही है, रिमेंबर ये नॉन एक्शियल में स्प्लिटिंग हो रही है, तो यहाँ पर जो रिपल्शन है वो बहुत लेस रहेगा एंड जो एनर्जी डिफरेंस रहेगी वो भी बहुत लेस रहेगी। इस वजह से ये जो यहाँ पर क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग एनर्जी से कम होगा, इसलिए पहले क्या होगा पेयरिंग होगी, इसके बाद यहाँ पर पहले पेयरिंग होगी, दिस वन सॉरी पेयरिंग नहीं होगी, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम है, सॉरी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम है तो देयर इज नो पेयरिंग। पेयरिंग से पहले क्या होगा, पेयरिंग करने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो बच्चों पेयरिंग करने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है और ट्रांसफर होने में कम एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर होगा कि पेयर होगा, कम किस में, ट्रांसफर होने में, तो ट्रांसफर होने में कम एनर्जी लग रही है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा और देयर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो E2 T2 1 आएगा, E2 मतलब E में 2 इलेक्ट्रॉन्स, T2 में 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर एक एक इलेक्ट्रॉन आप उसमें 1 2 3 फिर पेयरिंग होगी, इनके फिल होने के बाद फिर इसमें पेयरिंग होगी, सब में एक साथ पेयरिंग होगी, ठीक है बच्चों। तो यही कन्फ्यूजन था हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो कि हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्लियरली समझाया। तो यहाँ पर अगेन ये पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया, एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज नॉट मच हाई एज लिगेंड अटैक फ्रॉम नॉन एक्शियल पोर्शन, तो नॉन एक्शियल से अटैक हो रहा है इसलिए ये एनर्जी बहुत कम है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है, सी ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि पेयरिंग में ज़्यादा एनर्जी लग रही है और ट्रांसफर में कम, इसकी वजह से क्या होगा, इनकी स्पिन कैंसिल नहीं हो रही, तो स्पिन कैंसिल नहीं हो रही, दैट्स वाई ये जो भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे दे आर विल बी हाई स्पिन, दे विल फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे दे विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मोस्टली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल समझ में आ गया हम लोगों को। दिस कंडीशन दिस फॉर्मुलेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बच्चों। एंड इसके बाद है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल, मतलब ये जो टर्म्स है इसमें फैक्टर्स कौन से डिपेंडेंट है, तो वो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले इतना नोट करो, देन विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल के लिए कौन से फैक्टर, पहला फैक्टर हम एक देख चुके हैं, लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, आगे का हम देखते हैं, पहले इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ चुके हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी हमें आ गई है। सो नाउ ये जो थ्योरी है या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, ऑन विच फैक्टर्स इट विल डिपेंड, तो एक्चुअली इस पर डिपेंड करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सी केमिस्ट्री इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट फॉर आवर सिलेबस या फिर एक छोटे पॉइंट में अगर हम बोले सबसे मेन पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा की बात करते हैं। डेल्टा मीन्स द चेंज इन द दैट स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स, यहाँ से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है हम कंसिडर करते हैं। तो डेल्टा कैन डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑक्टाहेड्रल में ओ
टेट्राहेड्रल में टी, स्क्वायर प्लेनर में एसपी। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर दैट डेल्टा इज चेंज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, थर्ड वन, सो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डिफरेंस ज़्यादा होगा, वीक लिगेंड है तो डिफरेंस कम होगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड विल हैव, फर्स्ट फैक्टर इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज हाई फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सेकेंडली, वीक लिगेंड के लिए उसकी एनर्जी कम रहेगी उसके, तो दिस वन इज डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ये बात समझ में आ गई। सेकेंडली, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। तो अब जो मेटल है, सी लिगेंड्स के ऊपर तो डिपेंड करेगा। सेकेंड नंबर, इट डिपेंड्स ऑन द मेटल, कि वो मेटल कौन से सीरीज का है। सबसे पहला कौन से सीरीज का है, मतलब 5D का है, 4D का है, 3D का है। तो सबसे हाईएस्ट अगर स्प्लिटिंग एनर्जी है तो 5D में सबसे ज़्यादा, क्योंकि दे आर हैविंग मोर एनर्जी, तो 5D विल बी हैविंग मोर स्प्लिटिंग, 4D में उससे कम, 3D में सबसे कम। इफ़ वी वांट इन परसेंटेज बेसिस 50% ग्रेटर फॉर सेकेंड ट्रांजिशन, इसको कंपेयर करेंगे तो 50%, इसको कंपेयर करेंगे तो 25%, इन दैट वे। तो फर्स्ट ट्रांजिशन एंड 25% ग्रेटर इन थर्ड ट्रांजिशन। बात समझ में आ रही? थर्ड ट्रांजिशन में 25%, हियर 50%, इन दिस वे इट विल वर्क। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी सीरीज का है, ऑटोमेटिकली तभी आप बता सकते हो कि दिस विल हैव हायर। तो हमें तो इतने हायर के 4D, हमने 3D तक ही मोस्टली हमने कंपेयर किया, 3D तक ही हम कंपेयर करते, 4D एंड 5D हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हम नहीं स्टडी करते, हमारे सिलेबस के बियॉन्ड आवर सिलेबस चले जाता है। देन सेकेंडली, इसी में ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो हुआ कौन से सीरीज का है, एंड सेकेंडली ऑक्सीडेशन स्टेट की उस मेटल का। ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स में क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंटली कॉम्प्लेक्स में नॉर्मल क्या स्टेट है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो हियर इज देयर इज वन सीरीज, लाइक सबसे लोएस्ट आता है मैग्नीज 2 एंड हाईएस्ट आ रहा है प्लैटिनम 4 का। तो इस सीक्वेंस में देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली इंक्रीज हो रहा है, तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। बस एक यहाँ पे इसकी गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, हियर इट इज हैविंग 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर भी ये ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा स्प्लिटिंग करता है। बट अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो क्रोमियम एक्वा के साथ में, क्रोमियम एक्वा के साथ में दोनों सेम एक्वा 6 लिगेंड से, नंबर ऑफ लिगेंड सेम है, बट हियर Cr +3 और यहाँ पर 2 है। तो देखो +3 में ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है, सेम, बस मैंने लिगेंड चेंज कर दिया, दैट कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेम। तो वीक लिगेंड है NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ज़्यादा स्प्लिटिंग, वीक लिगेंड में कम स्प्लिटिंग। बात समझ में आ रही है? नंबर से समझा रहा था कि आप ये जो भी डाटा हम देख रहे हैं, नंबर से आपको क्लियर हो जाए क्या जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या फिर मैं फेक कर रहा हूँ। वी आर नॉट स्टडिंग फॉर द सिलेबस, वी आर डीलिंग विद द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपको सीरियसली ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आपके समझाने के लिए मैंने वैल्यूज लिखी है। देन अब हमने सेंट्रल मेटल आइटम चेंज किया, क्रोमियम का कोबाल्ट कर दिया। कोबाल्ट में देखो, सी हियर कोबाल्ट का 3 है, हियर अगेन, देन सी एक्वा। इन्हें हम कंपेयर करते हैं, एक्वा +3 इसको और इसको कंपेयर करो, इसका 17,000 था, इसका 18,000। तो आपको बाकी एक ही चीज़ आपको कंपेयर करना पड़ेगा, बाकी सब कांस्टेंट रखेंगे तब आप ये सब चीज़ पढ़ सकते हो। जैसे कि मैंने एक्वा लिगेंड सेम रखा, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखा, तब क्रोमियम का कोबाल्ट करेंगे तब ये वाली रूल फॉलो होगा। ठीक है, देखो कोबाल्ट का 2 है तो कम है, 3 है तो ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? सो हियर इट इज़ 18,000, हियर 2+ आ गया तो कम हो गया, इससे भी कम आ गया। देन निकेल एक्वा, निकेल का है इससे भी कम है, निकेल का इससे भी कम आ गया। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ज़्यादा एनर्जी, कम वीक लिगेंड में कम स्प्लिटिंग एनर्जी। एंड देन कौन से ट्रांजिशन सीरीज का है, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट का है, बाकी सब कांस्टेंट करके आपको एक पर ही फोकस करना पड़ेगा। जैसे लिगेंड पर फोकस किया तो बाकी सब कांस्टेंट होना चाहिए, अगर मेटल पे फोकस किया तो बाकी सब कांस्टेंट होना चाहिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पे कांस्टेंट किया तो बाकी सब कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे कि इसमें मेटल और लिगेंड सेम है, मेटल और लिगेंड सेम है, बस ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। तो वी कैन कैलकुलेट कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम। ये हुए बेसिक पॉइंट्स। अब सबसे उससे भी जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिर्फ ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर पता है या ज्योमेट्री पता है तब स्प्लिटिंग एनर्जी किस में सबसे ज़्यादा होगी, तो बच्चों सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है डिपेंड ऑन नंबर ऑफ लिगेंड्स या फिर ज्योमेट्री। तो स्क्वायर प्लेनर में देखो, स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज़्यादा वी कैन से सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग हो रही है स्क्वायर प्लेनर, देन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, ऑक्टाहेड्रल में 6, स्क्वायर प्लेनर में इट इज़ 4। बट स्क्वायर प्लेनर में ड्यू टू द कंडीशंस स्क्वायर प्लेनर की सबसे ज़्यादा एनर्जी है
स्प्लिटिंग एनर्जी है, यू कैन से डेल्टा एस स्क्वायर इज 4/3 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। जो हम डेल्टा ओ लिखते थे दैट इज डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, जो हमने डेल्टा टी लिखा था टेट्राहेड्रल के लिए दैट इज डेल्टा टेट्राहेड्रल, दैट इज 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा कंपेरिजन हुआ, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्प्लिटिंग एनर्जी, ये हमें समझ में आया। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तो सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है सर कि हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो वो फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे अभी कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा होगा, वीक लिगेंड कौन सा होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले इसको नोट करेंगे, देन हम लोग बात करेंगे व्हाट आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, व्हाट आर वीक लिगेंड्स, मतलब पर्टिकुलरली बस आपको कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा जी दैट विल कंफर्म योर स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। एकदम डिटेल में नहीं जाना है आपको, जो क्वेश्चन दिए है, जो डाटा दिए, जो एग्जांपल्स दिए वही आपको सॉल्व करना है सीरियसली, तो आपको कॉम्पिटिटिव और बोर्ड्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इस चैप्टर में। इट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू हैव टू रिमेंबर मोस्ट ऑफ द पार्ट, जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में उसी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर, ठीक है बच्चों। तो नोट दिस वन एंड विल टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के डिटेल में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से कोई भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो सकता है या वीक हो सकता है। सबसे पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड में इफ दैट लिगेंड इज अ गुड सिग्मा डोनर, सिग्मा डोनर मीन्स वो अगर अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, दैट टाइम इट इज अ गुड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल सकते हैं। इफ इट इज अ गुड पाई एक्सेप्टर, अगर वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तो पाई एक्सेप्टर है, दैट इज अ गुड, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। देन हाई नेगेटिव चार्ज, अगर उस लिगेंड पर बहुत ज़्यादा हाई एंड नेगेटिव चार्ज है, तो दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। एंड फाइनली इफ इट्स साइज इज स्मॉल देन इट इज अ गुड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सी बच्चों, जब हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब होता है बच्चों, याद रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बच्चों जैसे कि आपने पढ़ा है फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चों ये लिगेंड जो होते हैं वो नेगेटिव, तो उनका फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट आई एम सेइंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलेंगे। अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो हम उसे वीक लिगेंड कहते हैं बच्चों। बेसिक यही डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मींस विच विल हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विच विल वीक लिगेंड मतलब जिसमें वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है बच्चों। तो ये तो बेसिक है। हम गुड सर आप बोलोगे सिग्मा डोनर कौन सा अच्छा है, पाई एक्सेप्टर कौन सा अच्छा है, दैट इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स दिए बेसिक जो हमारे लिगेंड्स है। जैसे आई नेगेटिव सबसे वीकेस्ट है, ये सबसे वीकेस्ट वाला याद रखो, आई बी आर सी एल एस सी एन, ये वीक वाले हैं सभी के सभी वीकेस्ट में। और सबसे स्ट्रॉन्ग में सी ओ सी एन NO2 इथाइलिन डायमाइन अमोनिया, ये EDT है, ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर लिगेंड। तो जो सबसे वीक लिगेंड है उससे लेकर हाईएस्ट तक के हमारे पास लिगेंड्स हैं। आप अलग अलग बुक रेफर करोगे, वहाँ पर आपको अलग अलग डाटा मिलेगा, बट हमें एनसीईआरटी को ही फिक्स रखना है क्योंकि दिस चैप्टर इज स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली आप इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो वीक है उसे याद कर लो, जो स्ट्रॉन्ग है उन्हें याद कर लो। इन्हें थोड़ा धीरे धीरे याद करोगे तो आपको सब डाटा समझ में आ जाएगा एंड आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड में बहुत ही कम, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड बेसिक जो NO3 NH3 CO CN, ये तीन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी जो हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखी, वहाँ पर हमने बाइडेंटल लिगेंड ट्राइडेंटल लिगेंड के बारे में हमने कुछ स्टडी नहीं किया, तो उसमें उतना डिफरेंस, मतलब उसके बारे में हमें डिस्कस भी नहीं करना। तो ज़्यादातर आपको बाइडेंटल ट्राइडेंटल हेक्साडेंटल के बारे में जो पर्टिकुलर एग्जांपल्स जहाँ पर दिए है, EDTA का एग्जांपल जहाँ दिया है, इथिलीन डायमंड का एग्जांपल जहाँ पर दिया है, वहाँ पर ही आपको उनको पढ़ना है। लेकिन इन सब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में आप मोनोडेंटेट के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है बच्चों। दिस CO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, I नेगेटिव इज द वीकेस्ट, ठीक है बच्चों। दैट इज अबाउट द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड ये हुआ हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, वीक लिगेंड कौन सा है। तो अब आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। इनमें से जो
सबसे आगे ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, बीच वाले मीडियम। एक्वा भी मीडियम में आता है, स्ट्रॉन्ग में नहीं आता बच्चों, एक्वा इज इन बिटवीन मीडियम, तो उसको हम वीक लिगेंड ही कंसिडर करते हैं। इसके बाद जो हमने CFT थ्योरी पढ़ी, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ CFT थ्योरी। सी बच्चों हम CFT के बाद वाली थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, इसलिए हम CFT के ड्रॉबैक्स नहीं बात कर रहे। अगर हम इसके आगे वाली थ्योरी पढ़ते तो हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। हमेशा हम क्या होता है, हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, कोई पर्टिकुलर थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बारे में फिर हम उसके एट द एंड उसकी ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं एंड उसके आगे वाली थ्योरी पढ़ते हैं। बट बच्चों हम इसकी आगे वाली थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, इसलिए हमें CFT के ड्रॉबैक्स नहीं पढ़ रहे, जस्ट एप्लीकेशन पढ़ रहे। व्हाट आर द एप्लीकेशन? फर्स्ट इज टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। सी ज्योमेट्री आप कैसे बता सकते हो? इफ यू नो ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड ऑल दैट, ज्योमेट्री हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हमें यहाँ सी VBT में क्या था, हमें ज्योमेट्री पता होनी चाहिए थी, तब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते थे। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होता है जिससे हम ज्योमेट्री बना सकते हैं। अगर हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, हम ज्योमेट्री डिटरमाइन कर सकते हैं। देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? डू यू रिमेंबर? मैंने आपको बताया था न्यू इज इक्वल्स टू n into n+2। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर इस थ्योरी को यूज करके आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हो, आपको कोई डाउट नहीं होगा। एंड फाइनली टू शो द कलर प्रॉपर्टी। तो बच्चों कलर प्रॉपर्टी कैसे आती है इसमें? अब एक क्वेश्चन आता है कलर प्रॉपर्टी, तो कलर प्रॉपर्टी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी कैसे होती है? डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है। देखो बच्चों, डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में होगा, चाहे EG बोलो, T2G बोलो, ठीक है। हाँ ऐसे स्प्लिट होगा। ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल में इन दिस वे स्प्लिटिंग। तो डी के जो ऑर्बिटल यहाँ पर 2 ऑर्बिटल, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इट कैन मूव फ्रॉम DD ट्रांजिशन, देयर विल बी DD ट्रांजिशन। मतलब अगर उसे थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो वो यहाँ से हायर लेवल पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट पे। यू नो दिस कलर क्यों शो होता है किसी भी सब्सटेंस में? बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और द व्हाट यू कैन से रिलीज ऑफ एनर्जी। कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है, कोई सब्सटेंस रिलीज करता है, उसके वजह से तो DD ट्रांजिशन, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हुआ हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का डिटेल। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कलर एंड फर्दर टॉपिक। ठीक है, सो फिर अगर आपको ये सब टॉपिक पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, डाटा समझ में आ रहा है, तो एक सिंपल सा फेवर चाहूँगा आप लोगों से कि जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।